इनकी जो मृत्यु है वह 11 अप्रैल 2009 में हुई। रिक्तता समा गई है। देखिए रिक्तता का अर्थ यहाँ पर क्या है? खालीपन। तीर्थ यात्री के नाते घूमते हुए वह चिरगांव जो है एक दिन पहुंचते हैं। भारत सिर्फ एक देश नहीं है, वह एक तपोवन की भूमि है। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज, मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर बीसीए की जो हिंदी पाठ्यक्रम है उसमें जो गद्य प्रतिभा है, सबके दद्दा जो पाठ है उसको देखेंगे। देखिए पाठ को देखने से पहले हमेशा की तरह हम जो लेखक परिचय है उसको देखेंगे। देखिए सबके दद्दा जो है वह एक जीवनी है जो संस्मरण शैली में है, जिसके लेखक है विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 21 जून सन 1912 में मीरनपुर ग्राम जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। पंजाब से इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद इन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, स्केच, रिपोर्टाज, अनेक आदि गद्य विधाओं पर इन्होंने अपनी कलम जो है चलाई है। आदि और अंत संघर्ष के बाद 2 कहानी संग्रह, ढलती रात, स्वप्नमयी 2 उपन्यास, नव प्रभात, प्रकाश और परछाइयां, जाने अनजाने, ये सभी इनकी कुछ प्रमुख प्रकाशित पुस्तकें हैं। इनकी जो मृत्यु है वह 11 अप्रैल 2009 में हुई। अभी विष्णु प्रभाकर जी ने प्रस्तुत जो सबके दद्दा जीवनी जो लिखी है उसमें उन्होंने क्या लिखा है? देखिए जीवनी मतलब आपको पता ही है, जो कोई महान व्यक्ति, चाहे वह साहित्यकार हो या फिर अन्य कोई किसी क्षेत्र से चाहे वह व्यक्ति हो, उसके जीवन के बारे में जो लिखना है वह जीवनी कहलाता है। तो ऐसे में विष्णु प्रभाकर जी ने मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में लिखा है, तो यह जीवनी है। और उसके साथ साथ इन्होंने इसमें क्या किया है? मैथिली शरण गुप्त जी के साथ जो इनकी स्मृतियां है, मतलब जो यादें हैं, उसको लिपिबद्ध किया है। मतलब प्रस्तुत सबके दद्दा पाठ में, जीवनी में जो है उन्होंने यहाँ पर लेखक और उसके साथ साथ मैथिली शरण गुप्त जी के बीच में जो संबंध था, जो यादें थे, उनको यहाँ पर लिपिबद्ध किया है। इसीलिए यहाँ संस्मरण शैली में भी है। देखिए अभी पाठ को प्रारंभ करने से पहले अभी हम मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखेंगे, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के बारे में जीवनी को लिखा जाता है तो वह कोई महान व्यक्ति ही होगा। उन्होंने कुछ साधना तो की ही होगी। उसमें भी अगर एक साहित्यकार दूसरे साहित्यकार के बारे में जीवनी लिखते हैं तो यहाँ पर वो तो उनसे भी बड़े साहित्यकार ही होंगे। मैथिली शरण गुप्त जी, इस नाम से तो आप सभी लोग परिचित ही हो। देखिए मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 में हुआ। मैथिली शरण गुप्त जी को जो है खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि जो है माना जाता है। खड़ी बोली साहित्य के प्रथम महत्वपूर्ण कवि जो है मैथिली शरण गुप्त जी को यहाँ पर माना जाता है। देखिए महात्मा गांधी जी ने ही इन्हें राष्ट्र कवि की जो उपाधि है वह दी है। इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला है 1954 में। मैथिली शरण गुप्त जी एक महान कवि और नाटककार, उसके साथ साथ वह एक अच्छे राजनेता और उसके साथ साथ वह एक अच्छे अनुवादक भी थे। इनकी जयंती को जो है कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी से हमें पता चल सकती है कि ये कितने महान कवि थे। रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, साकेत आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए उसमें भारत भारती और साकेत तो बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यहाँ राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। देखिए हिंदी साहित्यिक जगत में मैथिली शरण गुप्त जी को सभी प्यार से दद्दा कहकर संबोधित करते थे। तो आइए अभी हमने मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर ली। अभी हम पाठ का प्रारंभ करेंगे।
अभी हम देखेंगे कि विष्णु प्रभाकर जी ने ऐसी कौन सी यादें जो है यहाँ पर लिपिबद्ध किए हैं मैथिली शरण गुप्त जी से संबंधित। तो पाठ का प्रारंभ करने से पहले हम पात्रों को पहले एक बार देख लेंगे। देखिए इसमें प्रमुख पात्र जो है वह है मैथिली शरण गुप्त, इन्हीं पर तो आधारित यहाँ जीवनी है, तो प्रमुख रूप से हम मैथिली शरण गुप्त जी को देख सकते हैं। फिर उसके बाद लेखक मतलब विष्णु प्रभाकर जी, फिर उसके बाद यशपाल, यह भी हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार हैं। फिर उसके बाद सियाराम शरण गुप्त और चारुशिला शरण गुप्त। देखिए सियाराम शरण गुप्त और चारुशिला शरण गुप्त दोनों जो है यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी के भाई है। तो इन कुछ प्रमुख पात्रों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए अभी जीवनी का जो प्रारंभ है या फिर पाठ का जो प्रारंभ है हम करेंगे सबके दद्दा। देखिए पाठ का प्रारंभ कुछ इस तरह होता है। उस दिन चिरगांव से भाई चारुशिला शरण गुप्त ने लिखा था, प्रथम पूज्य भैया के बिना और अब पूज्य दद्दा के बिना जीवन वह उल्लास कहाँ रह गया है। इन दोनों अग्रजों का 50 वर्षों से ऊपर का निरंतर का संग साथ अब स्वप्न की सी बात रह गई है। रिक्तता अब जीवन में समा गई है, हर इच्छा। देखिए पाठ का जो प्रारंभ है वो चारुशिला शरण गुप्त जी के पत्र से यहाँ पर वह प्रारंभ करते हैं कि एक दिन चारुशिला शरण गुप्त जी का पत्र जो है लेखक विष्णु प्रभाकर जी को मिलता है। उसमें क्या लिखा रहता है? उसमें लिखा रहता है कि अभी पूज्य भैया के बिना मतलब सियाराम शरण गुप्त जी के बिना और पूज्य दद्दा के बिना मतलब मैथिली शरण गुप्त जी के बिना जीवन में वह रुचि कहाँ रह गई है और जीवन में सिर्फ रिक्तता ही रिक्तता है करके वहां लिखते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है, इन दोनों अग्रजों का 50 वर्षों से ऊपर का निरंतर संग साथ अब स्वप्न की सी बात रह गई है, रिक्तता अब जीवन में समा गई है। अग्रज मतलब बड़े भाई, अग्रज का अर्थ यहाँ पर क्या है, इन दोनों बड़े भाई सियाराम शरण गुप्त और मैथिली शरण गुप्त जी के गुजर जाने के बाद वो ये पत्र लिखते हैं और लिखते हैं कि उनका जो संग साथ अभी छूट गया है, तो उनके जाने के बाद जीवन में सिर्फ रिक्तता ही रिक्तता समा गई है। देखिए रिक्तता का अर्थ यहाँ पर क्या है, खालीपन। अभी जीवन में बहुत सारे खालीपन जो है वह सता रही है। तो इस तरह से जो है पाठ का प्रारंभ जो है यहाँ पर लेखक करते हैं। तो वह आगे कहते जाते हैं कि जो रिक्तता है उसी से ही जो है किसी व्यक्ति की जो महत्व है हमें पता चलती है। जैसे किस तरह कोई व्यक्ति जब हमारे साथ रहते, चाहे कितने भी सालों के लिए वर्षों के लिए हो, साथ रहने पर हमें उनकी जो महत्व है उतना पता नहीं चलता जितना उनके हमसे दूर जाने पर पता चलती है। कोई भी व्यक्ति हो वहां उनके दूर जाने पर ही उनका जो महत्व है पता चलती है। जो उनकी जगह में मतलब जो जीवन में वो उनकी जगह की जो खालीपन जो रह जाती है, उसी खालीपन से जो है यहाँ पर उनकी जो महत्व है पता चलती है। तो अभी दद्दा के जाने के बाद, जैसे कुछ समय पहले मैंने आपको बताया कि साहित्यिक जगत में मैथिली शरण गुप्त जी को सभी प्रेम से दद्दा करके संबोधित करते थे। तो उनके जाने के बाद तो क्या है, अभी रिक्तता ही रिक्तता रह गई है। तो उनकी महत्व क्या है यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो अभी हम आगे देखते जाएंगे कि यहाँ पर लेखक क्या लिखते जाते हैं। देखिए यहाँ पर आगे वो लिखते हैं, संभवतः सन 1920-21 की बात होगी। आयु थी 8-9 बरस की। गांव की पाठशाला की 3री कक्षा में हिंदी प्रवेशिका पढ़ता था। देखिए अभी वो अपने बचपन की यादों के बारे में लिख रहे हैं। जब लेखक विष्णु प्रभाकर जी 3री कक्षा में पढ़ते थे, देखिए वहां पर बताया गया कि सन 1920 और 21 की बात, 1920 जो है वो तब की बात है, 20 और 21 की बात है शायद। तब मैं 3री कक्षा में गांव में पढ़ता था। तभी हिंदी प्रावेशिका जो है मैं पढ़ता था। उसमें तत्कालीन सभी प्रसिद्ध लेखकों और कवियों की रचनाएं थी, लेकिन मैथिली शरण जी की 2 कविताएं, ग्राम्य जीवन भी क्या है और किसान ने हम देहाती बालकों का मन सहज ही मोह लिया था। तब यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक दिन इन कविताओं के लेखक से अपरिमित स्नेह पा सकूंगा। देखिए अपने बचपन की यादों से जो है यहाँ पर वह प्रारंभ करते जाते हैं कि जब वो 3री कक्षा में गांव में पढ़ते थे, तभी यहाँ पर हिंदी प्राविशिका के संदर्भ में तत्कालीन मतलब उस समय के सभी कवियों की जो कविताएं हैं उन्हें पढ़ना था।
तो ऐसे में मैथिली शरण गुप्त जी की ग्राम्य जीवन भी कैसा है, ग्राम्य जीवन भी क्या है, और किसान, ये दोनों जो कविता जो है उन देहाती मतलब गांव के जो बच्चे थे उन पर बहुत ही गहरा असर या फिर प्रभाव जो है डाल दिया था। तभी वो कहते हैं कि उस समय तो मैं यह अंदाजा भी नहीं कर सकता था कि आगे जाकर इन्हीं कविताओं के कवि से इतना स्नेह जो है मैं पा सकूंगा, एक ऐसा गहरा रिश्ता जो है उनके साथ बन जाएगा, तब तो मैं सोच भी नहीं सकता था करके वो कहते हैं। तो ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और दूरियां बढ़ती जाती है। जो मैथिली शरण गुप्त जी है उनके साकेत और भारत भारती की जो गूंज है पूरे देश में गूंजने लगती है। मतलब भारत भारती और साकेत जो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं वह प्रसिद्धि पाते जाते हैं और वह क्या है पूरे देश में उसकी गूंज गूंजने लगती है। ऐसे में उनकी जयद्रथ वध की सुभद्रा और यशोधरा के कारण जो है आंतरिक संबंध जो है वह गहरा होता गया करके। देखिए किसी भी कवि को जो है उनकी कविताओं के जरिए जान सकते हैं, तो उनकी रचनाओं के माध्यम से, वो उनसे तो नहीं मिले लेखक, मगर उनकी जो रचनाएं ये पढ़ते थे, चाहे वह कविता हो या फिर अन्य किसी भी तरह की गद्य विधा, तो उन्हें पढ़ने पर जो है एक परिचय, आंतरिक संबंध या फिर आंतरिक परिचय जो है वह बढ़ता गया करके वो कहते हैं। और उन्हें आगे जाकर एक अवसर मिलता है कि वह उनसे मिले। देखिए कैसा लगता है कि सोच लीजिए अगर आप बचपन से कोई स्टार या फिर कोई बड़े क्रिकेटर जो है जो आपके फेवरेट रहते हैं उन्हें चाहते रहते हैं, कैसा लगेगा अचानक से एक दिन आप उनसे मिलेंगे या फिर उनसे इतना एक अच्छा स्नेह बढ़ जाएगा तो किस तरह लगेगा। जो महसूस है लेखक कर रहे हैं वही महसूस जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक ऐसा यहाँ पर महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसकी रचनाओं को वह बचपन से पढ़ते आ रहे थे, अभी क्या है उनसे एक दिन अचानक क्यों मिलना हो पाएगा, और मिलने के बाद क्या है धीरे धीरे उनके साथ जो रिश्ता है वह गहरा होता जाएगा, एक आत्मीय स्नेह जो है उनसे पा सकेंगे। ये सबके बारे में वो सोचे भी नहीं थे, तो इस स्नेह मिलने पर उनको कितना खुशी जो है यहाँ पर मिला होगा। तो यही से वो उसका प्रारंभ जो है करते हैं। देखिए वो यहाँ पर आगे लिखते जाते हैं, साहित्य सम्मेलन के काशी अधिवेशन में एक बार वो क्या है मैथिली शरण गुप्त जी से मिलते हैं। तभी वो अधिवेशन में गए होते हैं। उसके दूसरे दिन, अधिवेशन के दूसरे दिन जो है यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी आते हैं, तो अचानक से जो है यहाँ पर आ गए जो आवाज है वह गूंज उठती है। तभी लेखक जो है वह आश्चर्य से पूछते हैं कि कौन आए करके। तभी वो उठकर देखने लगते हैं, तभी उनके साथ जो यशपाल जी बैठे थे। देखिए यशपाल जी भी यहाँ पर जाने माने साहित्यकार है हिंदी के, तो वो जो है उन्हें कहते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी आ गए हैं करके। तभी बहुत ही उत्सुकता से उचक कर देखा, कौन से हैं गुप्त जी, यहाँ मारवाड़ियों जैसा लाल पगड़ी वाले, अंगरखा धोती पहने, गले में दुपट्टा डाले और हाथ में छड़ी लिए, यहाँ तो निरे मारवाड़ी लाला जी लगते हैं। यहाँ यशोधरा और साकेत की कवि नहीं हो सकते कि सहसा यशपाल जी बोले, देखते हो दाढ़ी मुझ साफ है। उचक कर जो है यहाँ पर लेखक देखते हैं तो यहाँ पर वो मैथिली शरण गुप्त जी को देखते हैं, तो उसी का वर्णन वहां करते हैं उस समय मैथिली शरण गुप्त जी किस तरह से थे। क्योंकि अब तक तो वो सिर्फ उनके जो किताबें या फिर मतलब उनकी जो रचनाएं हैं उन्हें ही पढ़ते आ रहे थे, उसी से उनका परिचय जो है हो गया था। अभी वो पहली बार जो है उनका साक्षात्कार हो रहा है, तो वो देखते हैं कि ये तो क्या है, लाल पगड़ी पहने, अंगरखा धोती पहने, गले में दुपट्टा पहने, नीरे मारवाड़ी मतलब पक्का मारवाड़ियों जैसे जो है यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी लग रहे थे। पहली बार जब लेखक मैथिली शरण गुप्त जी को देखते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है, क्या यही मैथिली शरण गुप्त जी है, यही भारत भारती और साकेत के कवि हैं, ये कैसे हो सकता है करके एक प्रश्न जो है उनके मन में आता है। और तभी जो है यहाँ पर यशपाल जी उनसे कहते हैं, देखते हो दाढ़ी मूंछ साफ है करके, देखते हो अभी दाढ़ी मूंछ जो है साफ है करके, मतलब उस पूरे अधिवेशन में जो है सिर्फ उनकी दाढ़ी मूंछ की ही बात होने लगती है। अभी ये तो जो है अभी दाढ़ी मूंछ रखते थे, अभी साफ करा दी है इन्होंने। इस घटना से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय जो है, उस समय तक उनकी प्रसिद्धि जो है बहुत ही बढ़ गई थी,
किस तरह एक बड़े स्टार की जो छोटी मोटी बातें भी जो है यहाँ पर एक बड़ी न्यूज बन जाती है, उस पर लोग बातें करने लगते हैं। ऐसे ही मैथिली शरण गुप्त जी की दाढ़ी मूछ निकालने पर भी, उसे साफ करने पर भी सभी लोग जो है वहां पर देखकर उसी के बारे में बातें कर रहे थे। तो इसके संदर्भ में हम इनकी जो महत्वता है वो यहाँ पर उसका जो अंदाजा है लगा सकते हैं। फिर काशी के उस अधिवेशन में मैथिली शरण गुप्त जी से वह मिलते हैं, मगर जब वह उनसे मिलते हैं तो वो सिर्फ प्रणाम तक ही सीमित था। जैसे धीरे धीरे यहाँ पर लेखक उनको देखते रहते हैं, उनकी बात को यहाँ पर सुनते रहते हैं, उस अधिवेशन में, काशी के उस हिंदी साहित्य सम्मेलन में जब दूसरे दिन वहां आए होते हैं, जब वह उनकी बातें सुनते हैं और उनको देखते हैं, तो धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगता है कि यही तो क्या है, जय भारत, भारत भारती और साकेत जैसे रचनाओं के रचना कर सकते हैं। क्योंकि उस समय वो उनके अंदर की जो भारतीयता है, वहां अपने देश के प्रति जो प्रेम है वहां देखते हैं, तो उन्हें भरोसा हो जाता है कि भारत भारती और साकेत जैसे महान रचनाओं को यही क्या है लिख सकते हैं करके। फिर वहां जो प्रथम मिलन है वह सिर्फ प्रणाम तक ही सीमित रहता है। देखिए वो आगे लिखते जाते हैं, वह प्रथम मिलन प्रणाम तक ही सीमित रहा, दूर से देखकर ही तृप्ति पा सका, पास देखने पर अवसर मिला जनवरी 1941 में। लेखक के नाते थोड़ी बहुत स्वीकृति पा चुका था, उसी अधिकार से साहित्यिक तीर्थ यात्री के रूप में घूमता घामता एक दिन चिरगांव जा पहुंचा। रात के 2 बजे स्टेशन पर उतरा था, सूर्योदय तक वहीं रुका रहा, फिर सकुचाता सिमटता उनके घर की ओर चल पड़ा। अभी वह लिखते जाते हैं आगे कि जो प्रथम मिलन मतलब काशी के जिस हिंदी साहित्यिक सम्मेलन में, अधिवेशन में उन्होंने यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी से भेंट की थी, तो वो जो प्रथम मिलन है, प्रथम भेंट है, वह जो है सिर्फ प्रणाम तक ही सीमित रहा, मतलब ज्यादा बातचीत जो है वहां नहीं हो पाई। वह उनसे दोबारा मिलने का जो एक अवसर है, मौका है, उन्हें कब मिलता है, जनवरी 1941 में। तब तक जनवरी 1941 1941 तक जो है यहाँ पर विष्णु प्रभाकर जी जो लेखक है, उन्होंने कुछ लेखक के नाते कुछ स्वीकृति जो है पा लिया था, कुछ नाम जो है थोड़ा सा कमा लिया था। तो इसी के नाते एक साहित्यिक तीर्थ यात्री के नाते, साहित्यिक तीर्थ यात्री के नाते घूमते हुए वह चिरगांव जो है एक दिन पहुंचते हैं, जहां पर मैथिली शरण गुप्त जी रहते हैं। देखिए जब वो चिरगांव के रेलवे स्टेशन जाकर पहुंचते हैं तब रात के 2 बज रहे थे, उस समय जो है रात के 2 बज रहे थे। तो वहां रात भर वही इंतजार करते हैं, सुबह होने का इंतजार करते हैं, फिर सुबह होते ही वहां क्या है, यहाँ पर गांव के राजपथ से होकर उनके घर जो है जाते हैं। जाते समय भी वह बहुत ही सकुचाते हैं, क्योंकि वो तो महान साहित्यकार है, महाकवि है, तो ऐसे में जाने पर, अचानक से जाने पर जो है वह कैसे मुझसे बात करेंगे, क्या गुस्सा हो जाएंगे क्या? क्योंकि देखिए जब वो पहली बार मिले थे सिर्फ एक प्रणाम तक ही सीमित था, तो इसीलिए ज्यादा यहाँ पर परिचय भी नहीं है, तो ऐसे में जाने पर वह कैसे बात करेंगे, क्या करेंगे, सब के बारे में जो है लेखक के मन में संशय था। जैसे तैसे वह क्या है यहाँ पर ग्रामीण राजपथ से होकर उनके घर जो है, बड़े से घर में जाकर वहां पहुंचते हैं, तो वहां देखते हैं कि घर के अंदर जो है दाहिनी तरफ जो है यहाँ पर देहाती लोग जो है बैठे रहते हैं। फिर उस समय घर जाने पर जो है सियाराम शरण गुप्त जी से थोड़ा सा परिचय था। तब तक लेखक का जो है यहाँ पर सियाराम शरण गुप्त जी जो है उनसे थोड़ा सा परिचय हो गया था, तो वह उन्हीं का नाम लेते हैं। प्रारंभ में वह मैथिली शरण गुप्त जी का नाम नहीं लेते हैं, पहले सियाराम शरण जी का नाम लेते हैं, फिर सियाराम शरण जी आते हैं। इतने में वहां पर घर में कहीं पर जो मैथिली शरण गुप्त जी बैठे थे, लोगों के, उन देहाती लोगों के बीच में उन्हें वहां पहचान लेते हैं। उस समय तो वहां क्या है, मारवाड़ियों जैसा पोशाक में नहीं थे, जिस तरह सीधे साधे देहाती मतलब ग्रामीण लोग जिस तरह रहते हैं, सिर्फ घुटनों तक की धोती पहनकर वहां क्या है घर में यहाँ पर बैठे रहते हैं। मगर उतने सारे लोगों के, देहाती लोगों के बीच में भी उसी वेशभूषा में होने के बावजूद भी यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी को पहचान लेते, क्योंकि उनकी आंखों की जो तेज है
उसी से वह क्या है उन्हें पहचानते हैं। फिर सियाराम शरण गुप्त जी आते हैं और उन्हें क्या है घर में उनका स्वागत जो है करते हैं। फिर वो आगे यहाँ पर देखिए लिखते हैं, सियाराम शरण जी आए और उसके बाद आतिथ्य आत्मीयता का जो क्रम चला उसने मुझे आतंक की सीमा तक विभोर कर दिया। मैथिली शरण जी की शिशु सुलभ चपलता, स्नेहिल आत्मीयता और वैष्णव जनोचित विनम्रता को देखकर ऐसा लगा जैसे मानवता वह सचमुच ही साकार हो उठी है। देखिए वहां उनके घर जाते हैं, बड़े से घर में वहां जाते हैं। पहले सिया राम शरण जी से मिलते हैं। तब तक परिचय उनका हो चुका था, तो वह बहुत ही आत्मीयता से उनका स्वागत करते हैं। फिर वहां मैथिली शरण गुप्त जी से ही भी मिलते हैं। देखिए वहां आगे कहते जाते हैं कि वहां पर जो आतिथ्य और आत्मीयता जो मुझे देखने को मिला, आतिथ्य और आत्मीयता जो है मुझे देखने को मिला, उससे तो मैं हैरान हो गया। उसके साथ साथ मैथिली शरण गुप्त जी में जो गुण थे, शिशु सुलभ चपलता, स्नेहिल आत्मीयता और वैष्णव जनोचित विनम्रता। शिशु सुलभ चपलता मतलब बच्चों की तरह जो है चपलता या फिर चंचलता उनके मन में थी, और उसके साथ साथ स्नेहिल आत्मीयता, कितनी आत्मीयता से वह क्या है जो स्नेह जो है लेखक को दिखाते हैं। फिर उसके बाद उनमें जो वैष्णव जनोचित, एक वैष्णव होने के नाते जो विनम्रता जो है उनमें थी, जो जन्म से ही उनको मिल गया था, तो उससे तो वो बहुत ही हैरान जो है होते हैं। ऐसा लगता था कि जैसे मानवता सचमुच में वह साकार हो उठी हो। देखिए इन सभी गुणों से ऐसा लग रहा था कि वहां पर जो मानवता है वह साकार हो उठी हो। यह सब तो मानवीयता के ही गुण है, आत्मीयता, स्नेह, प्रेम, विश्वास, दया आदि। तो यह सभी गुण जो है वह उस घर में देखते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि मानवता सचमुच ही साकार उठा, ऐसा लगा। मतलब लेखक का स्वागत, आतिथ्य, सत्कार सभी बहुत अच्छे से वहां पर होता है, जिससे लेखक पहले आश्चर्य भी होते हैं और उनको खुशी भी होती है। तो आगे वो मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में कहते जाते हैं कि जब मैं वहां पर गया तो बहुत अच्छे से आतिथ्य सत्कार हुआ। तो मैथिली शरण गुप्त जी मतलब दद्दा को जब मैंने देखा तो मैंने सुना था कि जो साहित्यकार होते हैं वह बहुत ही यहाँ पर असामान्य होते हैं, असाधारणता जो है उनमें होती है। मगर पहली दृष्टि में, जब पहली नजर में उन्हें देखते हैं तो वो असाधारणता उनमें कहीं भी नहीं नजर आती है। मतलब वो साधारण सा एक क्या है गांव में रहने वाले व्यक्ति जैसे थे, तो उनमें असाधारणता मुझे नहीं दिखाई दी। फिर बाद में वो लिखते जाते हैं कि यहाँ पर वैष्णव जैसे यहाँ पर क्या है विनम्रता, और उसके साथ साथ उनमें एक कुशल व्यापारी की बुद्धि शक्ति थी और वह सहृदयी थे। उसके साथ साथ घर के बड़े बुजुर्गों को वह गौरव देते थे। घर के एक बड़े महान कवि होने के नाते, एक महान कवि होने के बावजूद भी, महान कवि होने के बावजूद भी क्या है घर के सभी बड़ों को आदर सत्कार देना, गांवों के बड़े बुजुर्गों को गौरव देना, सबसे स्नेह से व्यवहार करना, और उसके साथ साथ विनम्रता। देखिए आजकल यही विनम्रता को देखने को कम मिलता है, यही विनम्रता की कमी है लोगों में, मगर उनमें यही विनम्रता भरपूर था। उनमें गर्व नहीं था कि घमंड नहीं था कि मैं एक कवि हूं, महान कवि हूं, ऐसा नहीं था। वो सबसे मिलजुल कर रहते थे। तो क्या यही बात जो है उनमें असाधारणता जो है वहां नहीं है? क्योंकि वह एक मामूली सा व्यक्ति होते तो ये सब होता, तो ये सब गुण उनमें होता तो हैरानी की बात नहीं थी। एक प्रसिद्ध कवि होने के नाते, प्रसिद्ध व्यक्ति होने के नाते, उसके बावजूद भी उनमें इतने सभी अच्छे गुण हैं, वह एक साधारण जीवन जी रहे हैं। तो क्या ये सभी अपने आप में असाधारणता नहीं है क्या करके वहां यहाँ पर लेखक जो है उनकी गुणगान जो है करते हैं। फिर वो आगे लिखते जाते हैं, वह परम धार्मिक थे, परंतु वह धार्मिकता उनके चारों ओर दायरे और रेखाएं खींचने में कभी समर्थ नहीं हो सकी। वह इतने निश्चल थे कि मुक्त कंठ से हंसते उन्हें देर नहीं लगती थी। उनकी दृष्टि में अपरिचय से अभय था, उनकी हंसी में आत्मीयता का आलोक था। कुछ ऐसा संतुलन था उनके जीवन में कि वह सहज ही किसी चरम सीमा पर नहीं पहुंचते थे। देखिए अभी भी वो मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में ही कह रहे हैं। वह जो है विस्तार पूर्वक यहाँ पर कहते जाते हैं,
उनमें बहुत ही धार्मिकता थी। मैथिली शरण गुप्त जी बहुत ही धार्मिक थे, मगर धार्मिक होने के बावजूद भी जो है वो जो धार्मिकता है उनके चारों ओर वो जो सीमा जो है नहीं खींच पाई। उनमें शिशु सुलभ चपलता था और उनमें निश्चलता था, मतलब उनके मन में किसी तरह की खोट नहीं थी, छल नहीं था उनमें। यही कारण था कि वह क्या है, मुक्त कंठ से हंसते हुए उन्हें देरी नहीं लगती थी। सभी लोगों के साथ मिलकर हंसी मजाक करते हुए बहुत ही मुक्त कंठ से जो है मैथिली शरण गुप्त जी हंसते थे। उनकी दृष्टि में जो है अपरिचय से भय नहीं था और उसके साथ साथ उनकी हंसी में आत्मीयता थी। वो जिस तरह ये किसी से बातें करते हुए हंसते थे तो उस हंसी में जो है एक तरह की आत्मीयता थी। और वो कहते हैं कि उनके जीवन में एक संतुलन था उनके जीवन में, कि वह सहज किसी चरम सीमा पर नहीं पहुंचते थे। देखिए उनके जीवन में उष्णता और शीतलता जो है एक समान था, मतलब सुख और दुख जो है वह एक समान था। फिर भी वह कभी भी अपनी संतुलनता को जो है वह खोने नहीं देते थे। वह ज्यादातर क्या है, स्थिर रहते थे किसी भी चरम सीमा पर, चाहे सुख की या फिर दुख की चरम सीमा तक वह नहीं पहुंचते थे। किस तरह विद्युत में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रहते विद्युत तार में, तो ऐसे इनके जीवन में भी क्या है, शीतलता और उष्णता थी, सुख और दुख थे, मगर फिर भी वो अपनी संतुलनता को बनाए रखते थे। इसका बहुत ही एक अच्छा उदाहरण जो है यहाँ पर लिखते हैं कि जब सिया राम शरण गुप्त जी गुजर जाते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी के भाई सिया राम शरण गुप्त जी गुजर जाते हैं, तब उनकी शोक सभा में सभी लोग आते हैं। तो उसमें एक क्या है, उर्दू कवि या फिर उर्दू साहित्यकार जो है आकर उनसे बातें करने लगते हैं, उनको सांत्वना देते हुए कुछ वह कहने जाते हैं, बातें करने लगते हैं। तो सिर्फ एक दो चार बात बोलकर ही वह चुप हो जाते हैं। उनकी मुख पर भी, यहाँ तक कि उनके मुख पर भी जो है ज्यादा जो शोक है वह नहीं दिखाई दिया, ज्यादा दुख भी उनके मुख पर यहाँ तक कि नहीं दिखाई दी। रोना तो दूर की बात है, मतलब वो जो संतुलन था ना, उसी के कारण यहाँ सभी था। देखिए जब वहां उर्दू साहित्यकार आकर उनसे बातें करने लगते हैं, सांत्वना देने लगते हैं, तो दो चार बातों में ही क्या है, बातचीत को समाप्त कर देते हैं। मानो उन्होंने कह दिया कि अभी क्या है, 50 वर्ष की साथी को, ये इनके भाई थे, तो 50 वर्ष की साथी को जो है उसके खोने का जो दर्द है वो मैं बातों में कैसे बयां कर सकता हूँ। 50 वर्ष की साथी को खोने का जो दर्द होता है ना, उस दर्द को बातों में यहाँ पर बताया नहीं जा सकता, उसे बयां नहीं किया जा सकता। तो मानो इस तरह यहाँ पर, इसीलिए मुझे चुप ही रहने दो, इस तरह उन्होंने कुछ कह दिया हो। तो इसी तरह दो बातों में उन्होंने बात को समाप्त कर दी। ये थी उनके जीवन की संतुलनता। मानो सभी दुख तो होता ही है, कोई क्या है यहाँ पर प्यारा भाई जो है गुजर जाता है तो दुख तो होता है, मगर वो दिखाते नहीं है, यही संतुलनता है। मानो क्या है, उस दुख की विष को जो है उन्होंने अपने नीलकंठ की तरह अपने कंठ में ही समा कर रख दिया हो। इस तरह जो है उस समय उनके रूप को जो है मैंने देखा करके यहाँ पर लेखक विष्णु प्रभाकर जी कहते हैं। फिर वो आगे कहते जाते हैं कि इन्हीं असाधारण गुप्त जी को मैंने अपने कमरे में लिखते देखा, ताश खेलते देखा, गप्पे मारते देखा, चाय पीते पिलाते देखा और वही सोते देखा। गांव की पाठशाला सा वह कमरा, उसकी छत टेढ़ी मेढ़ी बल्लियों पर कपरेल से छाई थी, बाहर तुलसी फूल गाचे थे। वर्षों बाद रूस जाकर तालस्ता और गोरकी के भवनों को भी देखा, उनमें वही अंतर था जो रूस और भारत में हो सकता है। भारत जो तपोवन का भारत था, न जाने किस दिन उनका यह कमरा तीर्थ बनेगा। देखिए यहाँ पर अभी वो आगे मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में, उनकी यादों के बारे में लिखते जाते, कहते जाते हैं कि मैंने इस महान व्यक्ति को, मैथिली शरण गुप्त जी को, दद्दा को जो है, इन्हीं असाधारण गुप्त जी को मैंने अपने कमरे में लिखते देखा है, ताश खेलते देखा है, चाय को पीते पिलाते देखा है। देखिए हर एक छोटी मोटी बात को लेकर यहाँ पर इस तरह लिख रहा है कि महान व्यक्ति जो है, उनकी हर एक छोटी मोटी बात जो है यहाँ पर वह लिखते जा रहे हैं। वह असाधारण व्यक्ति थे, तो इसी असाधारण व्यक्ति को मैंने एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहते हुए देखा है, चाय पीते हुए, पिलाते हुए, गप्पे मारते हुए, ताश खेलते हुए, अपने घर में लिखते हुए, हंसी मजाक करते हुए मैंने देखा है।
देखिए मैंने उनके कमरे को देखा है, मैंने उनके कमरे को भी देखा है। और उसके बाद बहुत साल बाद जो है मैं तॉल्स्टॉय और गोर्की जो साहित्यकार है रूस के, तो उनके घर को मैंने देखा है। देखिए उनके घर को, तॉल्स्टॉय मतलब जो टॉल्स्टॉय है, उनके घर को म्यूजियम बनाया गया है अभी। तो उनके घर में और मैथिली शरण गुप्त जी के घर में वही अंतर था जो रूस और भारत देश में था। उतना ही अंतर जो है यहाँ पर इन दोनों के घर में था। तब तक तो टॉल्स्टॉय के जो घर है उसको म्यूजियम बना दिया था। अभी लेखक ये इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि कब हमारे मैथिली शरण गुप्त जी के जो घर है, जो कमरा है, उसको भी यहाँ पर ऐसे ही तीर्थ क्षेत्र जो है बनाया जाएगा। देखिए यहाँ पर भारत तपोवन की भूमि है। भारत सिर्फ एक देश नहीं है, वह एक तपोवन की भूमि है। तो इसीलिए हमारी मैथिली शरण गुप्त जी की जो कमरा है या फिर जो घर है, वहां कब तीर्थ बनेगा करके यहाँ पर वहां कहते हैं, ताकि सभी लोग, जिस तरह टॉल्स्टॉय या फिर अन्य कोई महान साहित्यकार जो है, विदेशी साहित्यकार जो है, उनके घर को म्यूजियम बनाया गया है, जाकर लोग देखते हैं, तो इनके भी घर को कब ऐसा बनाया जाएगा करके वो इच्छा जो है प्रकट करते हैं। वो यहाँ पर आगे कहते जाते हैं कि उनकी छत जो है वह एक पाठशाला की छत के जैसा था, और उसके जो स्लेट जो है वह याद करते हैं। मतलब मैथिली शरण गुप्त जी जो स्लेट यूज करते थे, जहां पर उनकी कविताओं की जो रचना जो है उन्होंने की थी, प्रारंभ जो है उन्होंने किया था, तो उस स्लेट को भी कब सभी लोग देखेंगे। देखिए 90 के शतक के जो बच्चे रहते हैं ना, उनको जो है ये स्लेट जो है बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पता रहता है, उससे संबंधित यादें भी रहता है, उसी से जो है वह लिखना सीखते हैं, स्लेट से ही। तो मैथिली शरण गुप्त जी भी जो है यहाँ पर स्लेट में लिखा करते थे। प्रारंभ में वो अपनी कविताओं की जो रचना है वह उसी में लिखते थे पहले, फिर जाके लिखने के बाद, उसकी रचना करने के बाद जो है वह क्या है, किसी किताब में उसकी संकलन जो है करते थे। तो ऐसी सभी बातें जो है वह कहते जाते हैं। देखिए मैथिली शरण गुप्त जी यहाँ पर बहुत जल्दी ही उन्होंने जो है असामयिक, मतलब बहुत ही जल्दी जो है यहाँ पर वह स्कूल छोड़ देते हैं। शायद ही इसी कारण जो है एक महान कवि जो है हमें मिला करके वो कहते हैं, वो भी बहुत ही विनम्रता वाला कवि। उनमें गर्व नहीं था, दंभ नहीं था, अहंकार नहीं था। देखिए फिर वहां आगे कहते जाते हैं कि इसके बाद बहुत दिनों बाद मुझे फिर से वहां जाने का अवसर मिला, मगर जब वह दोबारा जो है मैथिली शरण गुप्त जी के घर गए तब वहां नहीं थे। देखिए आगे यहाँ पर लेखक लिखते जाते हैं कि दोबारा जब मुझे मैथिली शरण गुप्त जी के घर जाने का अवसर मिला, तब तक जो है वहां पर दोनों भाई गुजर गए थे, मतलब मैथिली शरण गुप्त जी और सियाराम शरण गुप्त जी। तो दोनों जो है यहाँ पर गुजर गए थे। फिर भी उनके भाई जो है उनसे जो है एक आत्मीय, उनके परिवार वालों से जो है एक आतिथ्य सत्कार जो है, आत्मीय स्वागत जो है उन्हें मिलता है लेखक को। वो कहते हैं कि क्या है, वही आतिथ्य सत्कार जो है उन्हें उस घर में मिला, फिर भी उन्हें क्या है एक खालीपन सा जो है महसूस होता है उस घर में, एक रिक्तता से जो है महसूस होती है, उसी आत्मीयता की, उसी स्नेह सिक्त आत्मीयता की जो खालीपन सा जो है उन्हें महसूस होती है। वो यहाँ पर अफसोस करते हैं कि इससे पहले वो वहां पर क्यों नहीं गए करके, और तब तक तो जो है यहाँ पर उनका परिवार जो है वह अलग अलग हो चुका था। उसके साथ साथ उन्हें यहाँ पर थोड़ा सा जो कमी जो महसूस होती है, शायद इसी कारण हो सकता है कि उनके जो एक बड़ा सा परिवार था, उस परिवार में जो है यहाँ पर विभाजन जो है हो चुका था। देखिए फिर वो आगे कहते जाते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी में, दद्दा में जो है विनम्रता की मात्रा ज्यादा ही था। नई पीढ़ी के साहित्यकारों में बहुत सारे लोग उनको मानते थे, उनको मान सम्मान देते थे, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनकी आलोचना जो है यहाँ पर करते थे। और एक इस सब के बारे में बोलते हुए वो और एक घटना को यहाँ पर याद करते हैं। तो एक दिन लेखक, मैथिली शरण गुप्त जी, सियाराम शरण गुप्त जी और मोतीचंद सभी लोग बैठे रहते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी जो है वह पुस्तकों के पन्ने जो है पलटते रहते हैं। तभी लेखक यहाँ पर उनसे कहते हैं कि कुछ लोग आपकी आलोचना करते हैं, आपकी भाषा में बहुत ही अटपटापन है करके, ये जो बात है वह कहते हैं लेखक मैथिली शरण गुप्त जी से।
तभी देखे यहाँ पर वह किसी पुस्तक के पन्ने पलट रहे थे। पास ही श्री सियाराम शरण गुप्त तथा डॉक्टर मोतीचंद बैठे थे। उन्होंने सहज भाव से सियाराम शरण जी की ओर देखकर कहा, हाँ, यह बात तो हमें भी लगती है। इधर हम भाषा पर अधिक ध्यान नहीं देते। देखता रह गया। कोई कटुता नहीं, गर्वजन्य उपेक्षा नहीं। जिस सहज भाव से उन्होंने उत्तर दिया वह उन्हीं के अनुरूप था। जो स्वयं सहज ही रहता है वही तो सब कुछ के सहज भाव से ग्रहण करता है। गुप्त जी की यह सहजता ही उनके बड़प्पन की सीमा थी। देखिए, जब लेखक उनसे ये बात कहते हैं कि आपकी भाषा में बहुत ही अटपटापन है, ऐसे बातें चल रही है, ऐसे आलोचना हो रही है, तो यहाँ पर लेखक जो है वो एक महान कवि, महान साहित्यकार है, बहुत ही प्रसिद्धि पा चुके हैं। तो उस समय वो कैसे यहाँ पर रिएक्ट कर सकते हैं? देखिए, बहुत ही सहजता से, बहुत ही सरलता से वो कहते हैं कि सियाराम शरण गुप्त जी जो अपने भाई है उसको देखते हुए कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भाषा की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। देखिए, कितनी आसानी से उन्होंने यहाँ पर बात कह दी। वो गुस्सा नहीं हुए। ऐसे में कोई और प्रसिद्ध व्यक्ति होता तो मेरे रचनाओं के बारे में ऐसी बातें कर रहे, मेरी भाषा के बारे में बातें कर रहे, कुछ ऐसा जो गर्व, घमंड जो है, अहंकार जो है वह दिखाते या फिर गुस्सा होते। मगर इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ना ही उनमें गर्व था, ना ही घमंड था। बहुत ही सहजता से, सरलता से उन्होंने बात कह दी कि हाँ, मुझे भी लगता है कि मैं भाषा की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। देखिए, ये खड़ी बोली का जो प्रयोग है उस समय करते थे, उसी के नाते यहाँ पर जो है उन्हें, उनकी भाषा को अटपटा जो है यहाँ पर कहा जाता था उस समय में। इसीलिए तो क्या है, यहाँ पर इनको खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि जो है यहाँ पर माना जाता है। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि मैं हैरान हो गया उस समय, कितनी सहजता से उन्होंने बात कह दी और उस बात को स्वीकारा भी। देखिए, कोई भी किसी भी महान व्यक्ति के बारे में अगर उसके खिलाफ कोई बोलता है तो यहाँ पर उसको स्वीकारते नहीं है बहुत सारे लोग, क्योंकि उनमें जो गर्व घमंड रहता उसके नाते। मगर मैथिली शरण गुप्त जी में वो घमंड नहीं था, तो इसी के चलते जो है वो बहुत ही आसानी से उस बात को मानते हैं और उसका उत्तर भी देते। तो देखिए, यहाँ पर कहते हैं कि उनकी यह सहजता ही उनके बड़प्पन की सीमा थी। उनमें कितनी बड़प्पन थी, यही एक उदाहरण उसके लिए हम दे सकते हैं। उनमें जो सहजता थी, सरलता थी, उसी के कारण क्या है यहाँ पर उनमें इतनी बड़प्पन थी करके यहाँ पर वह कहते जाते हैं। देखिए, अब तक जो है लेखक विष्णु प्रभाकर जी जो है मैथिली शरण गुप्त जी के संबंधित जो यादें हैं उसको उन्होंने लिपिबद्ध किया। उसके बारे में, उनकी हर एक छोटी मोटी बात, उनके गुणों के बारे में, उनकी सोच के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में अभी तक वह कहते आए हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में पाठ को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।